नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वृद्धि और विकास, जो न केवल बच्चों की शिक्षा को दिशा देता है बल्कि सीटेट जैसी परीक्षाओं में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए सरल शब्दों में इसे समझने की कोशिश करें। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना भी है, और इसके लिए हमें सबसे पहले वृद्धि और विकास के बीच अंतर को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वृद्धि। वृद्धि का अर्थ है शरीर के आकार, लंबाई, वजन या अंगों के आकार में वृद्धि होना। यह एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, अर्थात इसे हम सेंटीमीटर, किलोग्राम आदि में माप सकते हैं। वृद्धि केवल भौतिक परिवर्तनों से जुड़ी होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, और यह सीमित अवधि तक होती है, जैसे कि किशोरावस्था के बाद यह रुक जाती है। उदाहरण के लिए जब एक 5 साल के बच्चे की लंबाई 100 सेंटीमीटर से बढ़कर 108 सेंटीमीटर हो जाती है तो यह वृद्धि कहलाती है। अब बात करते हैं विकास की। विकास केवल शारीरिक बदलाव नहीं बल्कि यह सोचने, समझने, बोलने, सामाजिक व्यवहार और भावनाओं को व्यक्त करने जैसी क्षमताओं में भी परिपक्वता लाता है। अर्थात विकास की जब हम बात करते हैं तो इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। सोचना, समझना, बोलना, नैतिक, आध्यात्मिक, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, अर्थात इसे मापना कठिन होता है, लेकिन इसके प्रभाव को व्यवहार और प्रदर्शन के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब एक बच्चा रोने के बजाय वाक्य बोलकर अपनी बात व्यक्त करना सीखता है तो यह विकास का संकेत है। अब सवाल उठता है, वृद्धि और विकास में आखिर अंतर क्या है? मोटे तौर पर तो आपको समझ में आ गया, फिर भी आइए थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है जबकि विकास गुणात्मक। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, जैसे ऊंचाई, वजन आदि का मापन करते हैं, बल्कि विकास का मूल्यांकन किया जाता है। सीधे मापन करना संभव नहीं है। अवधि, वृद्धि सीमित समय तक होती है जबकि विकास जीवन भर चलता है। वृद्धि का क्षेत्र केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित है, बल्कि जब हम विकास की बात करते हैं तो इनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पहलू शामिल होते हैं। वृद्धि एक ही दिशा में होती है, जैसे ऊंचाई का बढ़ना, एक बार ऊंचाई बढ़ जाती है फिर कम तो नहीं होता, बल्कि विकास कई दिशाओं में होती है, जैसे सोच, भावनाएं, सामाजिक व्यवहार, नैतिक, आध्यात्मिक आदि। परिणाम, वृद्धि के परिणाम स्वरूप आकार, आयतन में वृद्धि होती है, जबकि विकास में क्षमता, परिपक्वता और व्यवहार में सुधार होता है। समानता देखते हैं कि वृद्धि सभी में एक जैसी दर से नहीं होती, इसलिए कोई छोटा कोई बड़ा होता है। विकास की विशेषताएं, विकास की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है, जैसे कि पहली विशेषता है व्यक्तिगत भिन्नता, अर्थात हर बच्चा अलग तरह से विकसित होता है। कोई जल्दी बोलता है, कोई देर से चलता है। दूसरी विशेषता है निरंतरता, अर्थात विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, अर्थात यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता है क्रमबद्धता, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे बच्चा पहले सिर का नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद ही हाथ और फिर पैरों का नियंत्रण करना सीखता है, तो ये एक निश्चित क्रम है। चौथा विशेषता है कि इसकी प्रकृति बहुआयामी होती है, अर्थात यह विभिन्न दिशाओं में होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक। और पांचवी विशेषता है अनुभव और वातावरण का प्रभाव, अर्थात विकास वातावरण और अनुभव का समन्वित प्रभाव को दर्शाता है। अच्छा वातावरण और सही अनुभव विकास को गति प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं विकास के प्रकार। विकास के कई प्रकार है, जैसे कि शारीरिक विकास, यानी
लंबाई, वजन, मांसपेशियों का विकास। संज्ञानात्मक विकास यानी सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता। सामाजिक विकास जिससे आप परिचित ही है, जिसमें दूसरों से बातचीत और सहयोग करना शामिल है। भावनात्मक विकास यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना। और नैतिक विकास जो सही गलत के बीच फर्क करने की क्षमता को दर्शाता है। तो क्या कारक है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, आइए जानते हैं। पहला, आनुवांशिकता यानी माता पिता से प्राप्त गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। दूसरा चीज है पर्यावरण, जिसमें परिवार, स्कूल, समाज का योगदान होता है। ये भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अगर अच्छा पर्यावरण मिल गया, अच्छा माहौल मिल गया तो बच्चे का समुचित विकास होता है। पोषण जो संतुलित आहार से शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है। स्वास्थ्य जो संपूर्ण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए अब जान लेते हैं एक शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास को समझना क्यों आवश्यक है। क्योंकि यदि शिक्षक को वृद्धि और विकास की अवधारणा का ज्ञान होगा तो वह बच्चे की उम्र और विकास के अनुरूप इसकी अर्थात अपनी शिक्षण योजना को बनाएगा। शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के विकासात्मक चरण के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात उनके उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। मूल्यांकन केवल अंकों पर नहीं होना चाहिए बल्कि संपूर्ण विकास पर होना चाहिए, अर्थात विकास बहुआयामी होते हैं, उसके कई पक्ष हैं, उन सारे पक्षों पर आधारित होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि शिक्षा को बाल केंद्रित होना चाहिए ताकि हर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता और रुचियों का सम्मान किया जा सके। तो साथियों, आज हमने वृद्धि और विकास की उन सभी अहम अवधारणाओं को विस्तार से समझा जो शिक्षा की आत्मा है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य बिंदुओं पर। वृद्धि जो केवल शारीरिक परिवर्तन है और मात्रात्मक रूप में मापी जाती है। विकास की बात करते हैं। विकास संपूर्ण व्यक्तित्व में गुणात्मक सुधार लाता है और विकास जीवन भर चलता रहता है। हमने जाना कि वृद्धि और विकास में कैसे फर्क होता है। एक मापी जा सकती है, दूसरी को केवल आंका जा सकता है। विकास की विशेषता देखी, जैसे व्यक्तिगत भिन्नता, निरंतरता, क्रमबद्धता, बहुआयामी प्रकृति। इसके साथ ही हमने विकास के प्रकारों पर चर्चा की। विकास के प्रकार कौन कौन से हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास। फिर जाना कि आनुवांशिकता, पर्यावरण, पोषण और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सभी कारक वृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा में वृद्धि और विकास की भूमिका को भी समझा। क्यों शिक्षक को यह जानना जरूरी है कि हर बच्चे का विकास अलग होता है और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां तैयार करनी चाहिए। टेट जैसी परीक्षाओं में सफल होने के लिए इस विषय की सटीक और समग्र समझ जरूरी है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक की MCQS लेकर आ रहे हैं, तो बनिए रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।